नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे भारत का संविधान भाग 2। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से भारत का संविधान पार्ट 1 देख सकते हैं। आपसे निवेदन है आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था भारत के संविधान में संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान के प्रकार, संविधान कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा था संविधान 8 प्रकार का होता है, जिसमें 4 प्रकार होते हैं, उन 4 प्रकार के 2-2 प्रकार होते हैं, वो सभी हमने पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, क्या कुछ हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य बसा लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान पार्ट 2। दोस्तों, हम भारत का संविधान पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, उसके बाद पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध और उसके बाद पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। भारत में प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ था और इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो सभी इस पार्ट 2 में बताया जाएगा। आपसे निवेदन है वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। दोस्तों, प्लासी का युद्ध शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देता हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप समझ पाओगे आखिर ये युद्ध कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ था। तो हम इसे भारत के मैप के आधार पर समझते हैं। तो ये रहा हमारा भारत का मैप और इसके पश्चिमी साइड पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार शुरू करने आई, लेकिन कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार छोड़ भारत में अपना आधिपत्य जमाने लगी, भारत में अपना राज करने लगी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से। तो दोस्तों, होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और कुछ समय पश्चात जब वह उसका व्यापार थोड़ा अच्छा चलने लगता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बंगाल में जाती है और बंगाल में एक महल उसके आसपास दीवार खड़ी करने लगती है। तो इसकी सूचना बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला को मिलती है। बंगाल का इस साइड पे यहाँ पर एक महल है, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दीवार खड़ी कर रही थी उस महल के आसपास। तो बंगाल का नवाब यहाँ पर आता है और तुरंत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गहरा नुकसान होता है, सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी सैनिक जितने भी यहाँ पे थे सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे इसके आसपास एक द्वीप है वहाँ पर छुप जाते हैं। उनको बचने के लिए कुछ भी जगह नहीं मिलती। ये यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप में छुप जाते हैं। तो कुछ जो पकड़ लेते हैं, सिराजुद्दौला कुछ लोगों को पकड़ लेता है, उन्हें अपने महल में रखता है और उनके साथ बहुत सारा अभद्र व्यवहार करता है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी गहरा आभास पड़ता है। वे सोचते हैं क्यों ना इनको अपने सैनिकों से जो इन्होंने किया है उसका बदला लिया जाए। तो इनसे बदला लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कुछ समय व्यापार करती है और उसके पश्चात अपने चालाक सिपाही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में भेजती हैं। और ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो वो सेनापति होता है उसके साथ हाथ मिला लेती हैं और यह बोलती है कि अगर बंगाल के नवाब को हराने में हमारा साथ दिया तो हम आपको बंगाल का वो राजा बना देंगे। ये लालच में आकर मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम बंगाल के नवाब का सिपाही था। तो मीर कासिम क्या करता है कि इनके साथ हाथ मिला लेता है और इनको महल में हो रही सभी गुप्त सूचना और सभी सूचनाओं की जानकारी देता है। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध में क्या होता है, 23 जून सन 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की ओर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद बंगाल पर लगभग अंग्रेज़ों का राज हो जाता है, यानी अंग्रेज़ यहाँ पर बंगाल पर जीत गए हैं तो सीधी सी बात है उनका राज यहीं पर होगा। तो मतलब शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना साम्राज्य बसाया, उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में किया और यहाँ पर अपना राज शुरू किया। तो जैसा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाकर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो संधि हुई थी,
उन्होंने कहा था कि अगर आपने बंगाल का मतलब साम्राज्य उखाड़ने में हमारी मदद की तो हम आपको बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे। तो अंग्रेज़ों ने ठीक उसी प्रकार किया और बंगाल का नवाब सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाकर को बना दिया। तो ये नवाब तो बन गया, लेकिन यह पूर्णतः अंग्रेज़ों के कहने पर ही जो अंग्रेज़ कहते थे वही यह करता था। यानी कि नवाब तो यह था, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का राज हो चुका था। तो मीर जाकर क्या करता है, सन 1757 में बंगाल का नवाब बनता है और इसके ठीक 3 साल बाद सन 1760 में यह बोलता है कि मैं अंग्रेज़ों के मतलब काम कर कर के थक गया हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये बंगाल का नवाब नहीं रहता है और अपना इस्तीफ़ा दे देता है। तो इसके बाद बंगाल के नवाब सन 1760 में मीर कासिम बनते हैं। तो ये भी 3 साल के लिए रहते हैं। ये मीर कासिम क्या करता है कि अंग्रेज़ों का कहना नहीं मानता है, तो इसलिए ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता, ये 3 साल तक ही टिक पाता है और अंग्रेज़ इसे हटा देते और फिर से बंगाल का नवाब मीर जाकर को बना देते हैं। तो ये सन 1963 से 1965 तक राज करता है, 2 साल तक राज करता है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से क्रोधित होकर मीर कासिम क्या करता है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलमगीर की संयुक्त सेना बुलाता है और इकट्ठा करता है, क्यों ना हम साथ मिलकर अंग्रेज़ों को हराए और पुनः मतलब अपना साम्राज्य हासिल कर ले। ये इन सभी को ऐसा बोलता है और सभी की सहमति मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर था, तो इसने अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह को सभी को इकट्ठा कर लिया। तो ये मतलब इतनी बड़ी पूरी सेना हो गई। अब इनको बस इतनी सी सेना अंग्रेज़ों को हराने के लिए चाहिए थी। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि 22 अक्टूबर सन 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलमगीर, दोस्तों याद रखिएगा ये शाह आलमगीर द्वितीय थे, तो शाह आलमगीर की संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध लड़ा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। यह जीत कैसे हुई? लगभग इन सभी के पास में लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक थे, लेकिन वह केवल नाम मात्र थे। आधों से ऊपर को तो युद्ध लड़ना ही नहीं आ रहा था, इसलिए इनकी हार हो गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंदूक थी और बहुत सारे सामान थे, जिससे वह ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों को ये रहा आपका बिहार दे देते हैं और उड़ीसा और बंगाल का राजस्व दे देते हैं। यानी कि 3 क्षेत्र दे देते हैं, एक तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों को राजस्व में दे देते हैं। और इस प्रकार राजस्व में दे दिया तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्या क्या कुछ हुआ। इसको हमने थीम समझ ली, अब इसको हम पढ़ के देखते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की ओर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। और इस युद्ध के बाद बंगाल पर लगभग अंग्रेज़ों का ही राज हो जाता है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाकर, वो अंग्रेज़ों के मतलब बंगाल का नवाब तो बन ही गया, लेकिन वह अंग्रेज़ों के कहने पर ही काम करता था। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि बंगाल पर लगभग अंग्रेज़ों का ही राज हो जाता है। चलिए अब हम इसके बाद शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध। तो इसमें क्या होता है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को होता है। याद रखिएगा, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था। और इसमें क्या होता है, 22 अक्टूबर सन 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो कि तीसरा बंगाल का नवाब बना, पहले थे सिराजुद्दौला, फिर था मीर जाकर और तीसरा था मीर कासिम। और ये मीर कासिम क्या करता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलमगीर द्वितीय की संयुक्त सेना से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन था?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सर हेक्टर मुनरो था। तो इसकी जीत कैसे हुई, वही कारण है कि मतलब इनके पास लगभग 1.5 लाख से अधिक सेना थी और वो सब केवल नाम मात्र थी और 50,000 से कम, बहुत कम, मतलब 1.5 लाख सेना थी और 50,000 से कम कोई युद्ध लड़ना आता था। और इनके पास, अंग्रेज़ों के पास में मतलब बंदूक वगैरह सभी कुछ थी, तो इसलिए इनकी हार हो जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधि। तो मतलब बक्सर के युद्ध के बाद में इनकी तीनों की हार हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल का और अवध और ये सभी क्षेत्र तो ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से जो थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको ही चले जाते हैं। तो इन्होंने एक संधि कर रखी थी कि मतलब इस युद्ध में जो भी जीतेगा वो यह देगा। अगर मतलब इन्होंने ऐसा पहले ही है वो संधि कर ली थी कि अगर इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है तो अवध और ये सभी क्षेत्र मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगी। और इन्होंने, इनकी साइड से जो मतलब ऐसी संधि हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़ देगी। तो चूँकि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी तो इसलिए इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि मतलब सन 1765 में होती है और इसको समझ लेते हैं। चलिए, बक्सर युद्ध के बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें मुगल बादशाह अंग्रेज़ों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का राजस्व दे देते हैं। तो इस प्रकार अगर राजस्व दे दिया तो यहाँ पर कोई गवर्नर बनेगा। तो यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये सब पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए आप याद रख लीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। तो दोस्तों इस तरह हमारा समाप्त होता है आज इलाहाबाद की संधि। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, रेगुलेटिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, ये सभी पढ़ेंगे। तो इसके बाद सेटलमेंट एक्ट भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरा भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा फुल डिटेल के साथ। आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।